नमस्कार। थिंक विद मनीष के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से ट्विटर की मुसीबतों के बारे में। चूँकि हाल फिलहाल में मैंने न्यूज़ में देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ट्विटर पे एक और एफआईआर कर दिया है और जानते हैं कि इस बार क्या अलग है और इस एफआईआर के क्या मायने हैं और क्यों ये ट्विटर के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। तो पहली चीज़ हमने हमारे पहले एपिसोड में बात करी थी कि अ, सोशल मीडिया ऐप्स या ट्विटर के लिए जो नए गाइडलाइंस सरकार ने अ, जारी किए हैं, तो ज़्यादातर सोशल मीडिया ऐप्स ने इनका पालन किया था। मगर ट्विटर अभी भी पूरी तरह से उस पे कारगर साबित नहीं हो पाया, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया और कुछ और समय की माँग करी है इन्होंने। पर जो लेटेस्ट सिनेरियो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी एक इंसिडेंट हुआ था यूपी में, आई बिलीव गाज़ियाबाद में। वो न्यूज़ क्लिपिंग्स मैं इधर लगा दूँगा। तो वहाँ पे हुआ क्या था कि किसी एक टोने टोटके वाले बाबा जो कि ताबीज़ बेचते थे लोगों को, उन्होंने कुछ लोगों को ताबीज़ें बेची और कुछ प्रॉमिसेस किए और जो कि प्रॉमिसेस फुलफ़िल नहीं हुए और उनका असर शायद उल्टा हो गया। तो इन लोगों ने मिलकर इन बाबा की पिटाई कर दी। पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ एजेंडाधारियों ने क्या करा कि इसको एक कम्युनल एंगल दे दिया और ये कह के पूरी ये वीडियो पब्लिश कर दी कि कुछ हिंदुत्ववादी ग्रुप्स ने एक मुस्लिम इंसान, अधेड़ उम्र के इंसान की पिटाई कर दी है, ये कहते हुए कि ये लोग उन्हें बाध्य कर रहे थे या फोर्स कर रहे थे जय श्री राम चिल्लाने के लिए, और उन्होंने ऐसा नहीं करा तो इन्होंने उसकी दाढ़ी काट दी और पिटाई करी। और ये वीडियो ट्विटर पे बिना साउंड के सिर्फ वीडियो क्लिपिंग्स फैलाया गया और ट्विटर का प्लेटफॉर्म यूज़ हुआ इस पर्टिकुलर वीडियो और या फिर इस प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने में। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करा था कि सरकार जो नियम लेकर आई है, ये इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने या कंट्रोल करने के लिए। अब क्या सवाल पैदा होता है कि ट्विटर का ये कहना है कि वो एक इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चीज़ें शेयर करी जाती हैं और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि क्या चीज़ें शेयर हो रही हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के न्यूज़ या फेक न्यूज़ जो कहते हैं, इनको ये और हैविली मॉनिटर करेंगे और इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। पर नए नियम के हिसाब से और जो एफआईआर दर्ज हुआ है, मैं उसकी कुछ डिटेल्स आपको देना चाहूँगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ज़रूरी है जानने में कि क्या डिफरेंस है एक इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म और एक पब्लिशर में। तो ट्विटर के हिसाब से वो एक इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म है, जबकि एक पब्लिशर जो है वो गाइडलाइन सेट करता है, जो कि डिसाइड कर सकता है कि कौन सी चीज़ प्लेटफॉर्म पर आएगी, किस फॉर्मेट में आएगी, कौन सी चीज़ नहीं आएगी। जो एक एडिटोरियल कंट्रोल होता है वो। अब सवाल उठता है कि पिछले कुछ महीनों या साल, लास्ट के 1 साल में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स, ऐसे पोस्ट्स या माइक्रो ब्लॉग्स जो ट्विटर पे होते हैं, जिनको ट्विटर ने एडिटोरियली कंस्ट्रेन करा या रिस्ट्रिक्ट करा या फिर अलाउ करा फॉर एन एडिशनल रीच। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें मेन पॉइंट यही है कि ट्विटर ने बिहेव करा है एक पब्लिशर की तरह, एक एडिटोरियल कंट्रोल एक्सर्ट करा है इन कंटेंट पे। तो इसीलिए ट्विटर को एक एडिटोरियल प्लेटफॉर्म की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ना कि एक इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है, जहाँ कोई ये देख रेख नहीं कर रहा कि कौन सा पोस्ट या कौन सा कंटेंट मॉनिटर होगा या रिस्ट्रिक्ट होगा या ब्लॉक होगा या कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अकाउंट ब्लॉक होगा। बट उन्होंने ये कंट्रोल करा है, तो सारा डिस्कनेक्ट यहीं पे आता है और यूपी पुलिस ने ये एफआईआर फाइल किया है। मुझे लग रहा है कि ये खतरनाक साबित हो सकता है ट्विटर के लिए, क्योंकि पहले अगर वो पुरानी गाइडलाइंस मान लेते भारत सरकार की, जो कि हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा है अपने पुराने वीडियोस में, आपको इन्फॉर्मेशन सिंबल में या फिर डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा वीडियो का लिंक, मे बी आपको एंड में भी दिख जाए। तो अगर वो ये गाइडलाइंस मान लेती और जो नोडल ऑफिसर्स सेटअप करने का कंडीशन सरकार ने दिया था, अगर वो ये मान लेते तो उनका ये हस नहीं होता, क्योंकि अगर नोडल ऑफिसर्स अवेलेबल है,
तो फिर ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या भारत सरकार की एजेंसीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आकर ट्विटर को इन्फॉर्म करें कि दिस पर्टिकुलर कंटेंट या ये पर्टिकुलर वीडियो समाज के लिए हानिकारक है और इसको रोक दें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस या सरकार के ऊपर होती, ना कि ट्विटर के ऊपर। पर ट्विटर ने ये बात मानी नहीं और उन्होंने अभी तक नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं किए, वो गाइडलाइंस नहीं मानी है। इस वजह से ट्विटर के ऊपर जो सिक्योरिटी एनवेलप था या सिक्योरिटी एनवेलप अम्ब्रेला था, वो अब नहीं रहा और ट्विटर अब लायबल है पीनल कोड्स के तहत इन चार्जेस को अबाइड करने के लिए। सवाल अब ये उठता है कि ट्विटर आगे क्या करेगा। मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतनी जल्दी अपना कंट्रोल नहीं खोने वाले। हालांकि वो पैसिव अग्रेसिव टैक्टिक्स अपना रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले ही ट्विटर, फेसबुक, इनका एक स्टेटमेंट आया था कि वो भारत में अपने हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पर लुकिंग एट करेंट सिचुएशंस अब उनको ये मुश्किल हो रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड सवाल ये उठता है कि क्या ये धमकियाँ काम आएंगी? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये कदम भारत सरकार ने सोच समझ कर उठाया है और इसके पीछे जो इनपुट्स हैं वो एजेंसीज़ की हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई कदम पीछे लेने जा रही है भारत की सरकार। और ये नियम तो रहेंगे ही रहेंगे। और बिसाइड्स जो पॉपुलेशन है हमारी और जो मार्केट है, ये कंपनियां अफोर्ड नहीं कर सकती यहाँ से अपने हेडक्वार्टर्स को हटाने के लिए, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल देखते हैं कि इस एफआईआर के बाद होता क्या है। मुझे लगता है कि ये स्केयर टैक्टिक्स है भारत सरकार के द्वारा और आई थिंक दे विल कम टू सम काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। मे बी कुछ फाइन वगैरह करने के बाद या देने के बाद ये सारा इश्यू रफा दफा हो जाएगा। पर अगर वो अपने वेज या तरीके चेंज नहीं करते, अगर जो नई गाइडलाइंस इनको ये नहीं मानते, तो मुझे लगता है कि ट्विटर को शायद कुछ नुकसान झेलना पड़ जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही है। देखते रहिए, हमारे अगले एपिसोड्स में कुछ और नए मज़ेदार वीडियोज़ आने वाले हैं। हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो, और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर कंटेंट लेते आएंगे। थैंक यू।